cineinc.com। नमस्कार, मेरा नाम अचला शर्मा है और रेडियो मंजिल में आज मेरे साथ हैं हिंदी की प्रख्यात आलोचक और लेखिका डॉक्टर निर्मला जैन, जिन्होंने दशकों तक मुझ जैसे हिंदी छात्रों का हिंदी साहित्य में रुझान पैदा करने और उसे समझने में दिशा निर्देश किया है। तो डॉक्टर जैन, रेडियो मंजिल पर आपका स्वागत है। आपकी नज़र में हिंदी की ऐसी कौन सी, आधुनिक हिंदी साहित्य की बात कर रही हूँ, हिंदी की ऐसी कौन सी 5 पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़ना हर हिंदी पाठक के लिए ज़रूरी है? देखो अचला, एक तो ये सवाल इसलिए मुश्किल है कि हिंदी में 5 से कहीं ज़्यादा पुस्तकें ऐसी हैं बेशक जिनको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर तुम ये कहो कि सिर्फ 5 या 6 या 8 या 10 किताबों तक उसको सीमित किया जाए, तो फिर ऐसे में ऐतिहासिक दृष्टि से थोड़ा चलना होगा शायद। उस दृष्टि से मैं शुरू करना चाहूँगी प्रसाद और प्रेमचंद से। प्रसाद की कामायनी, प्रेमचंद का गोदान, निराला की राम की शक्ति पूजा, और आगे बढ़ें तो कुछ लेखिकाओं का भी जिक्र करना चाहूँगी मैं। मसलन कृष्णा सोपती को पढ़े बगैर मुकम्मल तस्वीर आधुनिक हिंदी साहित्य की नहीं आती। उनकी कौन सी पुस्तक? सबसे उनकी मशहूर पुस्तक तो मित्रों मरजानी। उसके बाद उन्होंने एक और महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा, दिलो दानिश, जो मुझे बहुत पसंद है। मन्नू भंडारी का आपका बंटी, कैसे छोड़िएगा। आपने प्रसाद जी की कामायनी को सबसे पहले कालक्रम की दृष्टि से। हाँ, बिल्कुल, कालक्रम की दृष्टि से कामायनी आपको क्यों महत्वपूर्ण लगती है? देखिए, कामायनी का कैनवस बहुत बड़ा है। आदि मनुष्यता की शुरुआत जहाँ से हुई वहाँ से शुरू होता है, लेकिन उसमें मनुष्य के संघर्ष करते हुए आनंद तक पहुँचने की यात्रा है। इसलिए वो महत्वपूर्ण है। आज भी कामायनी के बहुत अंश तो याद नहीं, लेकिन उसका पहला छंद और उसकी पहली पंक्तियां नहीं भूलती। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। कामायनी के बाद राम की शक्ति पूजा की बात करें? हाँ, ज़रूर कीजिए। निराला की राम की शक्ति पूजा, भले ही छोटी कविता हो, लेकिन वो महाकाव्यात्मक कविता है। मतलब उसमें जो महाकाव्य की खूबियाँ हो सकती हैं या होती हैं, मानी जाती हैं, वो तमाम गुण उस छोटे कलेवर में बांध दिए गए। एक तो ये। दूसरे, उसका छंद बड़ा महत्वपूर्ण है। एक नया छंद गढ़ा निराला ने राम की शक्ति पूजा कविता के लिए। उस छंद का उसकी अपनी एक लय है, वो 8-8 मात्राओं का छंद है, 8-8 मात्राओं की पंक्तियां हैं, और उसकी एक ऐसी लय है जिसमें पूरी कथा को जैसे उन्होंने बांध लिया है। थोड़े में बहुत कहने की कला, मन राम का पूरा संघर्ष उस कविता के माध्यम से, लंबी कविता के माध्यम से सामने आता है। तो जो बड़े बड़े काव्यों में, बड़े बड़े महाकाव्यों में लोग कहते हैं, वो एक छोटी कविता में निराला ने कह दिया। बहुत प्रभावशाली है वो कविता। पढ़ाने में भी बड़ा उसको रस आता था, और मैं बराबर देखती थी कठिन है थोड़ी, लेकिन कठिन होने के बावजूद विद्यार्थी बहुत रुचि लेकर के उसको पढ़ते थे। तीसरी पुस्तक आपने चुनी, गोदान, प्रेमचंद का गोदान। और मुझे लगता है कि जो नए पाठक हैं हिंदी के, उन्होंने भले ही कामायनी या राम की शक्ति पूजा ना पढ़ी हो, गोदान ज़रूर पढ़ी होगी। आपकी नज़र में गोदान क्यों महत्वपूर्ण है? मेरी नज़र में इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए, आज भी भारत का बहुसंख्यक समाज है, वो गाँव में बसता है। गांव ठेठ गांव ना हो, थोड़ा सा उनमें विस्तार हो गया है, थोड़ा विकास हो गया, शहरीपन आ गया है, लेकिन फिर भी अगर पूरी जनता आप देखिए तो उसकी जनसंख्या अभी भी गांव में बसती है। इनके जीवन मूल्य क्या हैं, इन लोगों के किस लिए जीते हैं ये, क्या इनके संघर्ष हैं? तो धार्मिक आस्था सर्वोपरि है। भौतिक दृष्टि से क्या खाने को चाहे हो या ना हो, लेकिन एक गऊ को का दान कर देना उसके जीवन की चरमाभिलाषा है। तो ये जो एक किसान जीवन की मानसिक बनावट है, उसकी बात करता है, और हमको एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय जन समाज को देखने की नज़र देता। गोदान के बाद डॉक्टर जैन, आप कई दशक लांग गई और सीधे आपने कृष्णा सोपती की पुस्तक मित्रों मरजानी का जिक्र किया। देखिए, मित्रों मरजानी तो मुझे इसीलिए महत्वपूर्ण लगता है कि फिर एक गाँव की औरत, एक तो ये स्त्री केंद्रित उपन्यास है। कम उपन्यास से लिखे गए हैं जिसमें स्त्री केंद्रीय चरित्र हो, स्त्री के जीवन के चारों तरफ, और वो भी बहुत पहले लिखा था। पहले। अब तो लिखे जा रहे हैं जी। लेकिन कृष्णा सुप्ती के ज़माने में, जिस ज़माने में उन्होंने मित्रों मरजानी लिखा, आरंभिक कृतियों में से है उनकी,
और ये ख़ास बात है, आप देखिए कि इतना लिख चुके हैं उसके बाद कृष्णा सूक्ति, लेकिन अगर आज भी सवाल पूछा जाए कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, तो मेरा ख्याल है लोग मित्रों मर्जानी ही कहेंगे। उसका कारण है वो कैरेक्टर, गांव की वो महिला, ठेठ गांव की वो महिला, किस तरह से उसको शक्ति का केंद्र बनाया उन्होंने, किस तरह से उसको रिबेल करने की, विद्रोह करने की, पारिवारिक जीवन में से बाहर एक साहसिक जीवन बिताने की। तो जिस वक्त ये उपन्यास लिखा गया था बहुत चर्चा हुई थी इसकी, और बहुत, जिसको कहते हैं, इसने वाद विवाद भी पैदा किया था। स्त्री की कलम से स्त्री का ऐसा बेबाक चित्रण, और वो भी ग्रामीण परिवेश में, बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और वो भी पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण बात। तो अद्भुत चरित्र में, अद्भुत चरित्र है। 4 हुई। 5वीं किताब कौन सी आप चुनेंगी? 5वीं किताब में एक किताब का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन अगर नाम लेना ही हो तो मन्नू भंडारी की आपका बंटी, बिल्कुल अलग हटके रचना है जी। बच्चे की समस्या, कैसे जो तलाकशुदा लोग हैं या अलग जो हो जाते हैं जोड़े। और ये याद रखिए कि मन्नू भंडारी ने किताब किस वक्त लिखी थी। आज अगर कोई लिखे तो शायद इतना चौंकाने वाली बात नहीं हो, लेकिन जिस ज़माने में मन्नू भंडारी ने किताब लिखी थी, एक तरह का तहलका सा मच गया था कि ये तलाकशुदा या अलग हुए लोगों के जीवन में बच्चा एक कितनी बड़ी समस्या होती है, और वो बच्चे के दृष्टिकोण से देखा गया। उपन्यास वो वयस्कों के दृष्टिकोण से नहीं देखा गया, वो बच्चों के दृष्टिकोण से देखा गया। तो जब ये उपन्यास आया तो बड़ा तहलका मचा था इस उपन्यास के आने से, इसलिए मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। अपने समय से आगे जा करके मन्नू ने देखा था इस समस्या को। कृष्णा जी बहुत महत्वपूर्ण लेखिका हैं, मन्नू जी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनकी 2 महत्वपूर्ण किताबों की चर्चा आपने की। लेकिन बीच के ऐसे बहुत से नए कहानीकार जिन्होंने महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे, उनका कहीं जिक्र नहीं आया, जैसे भीष्म जी का तमस, या राजेंद्र जी का सारा आकाश, कमलेश्वर, डॉक्टर भारती का अंधा युग, कविता है। हाँ। नहीं, मित्रों मर्जानी का जिक्र मैंने खास तौर से इसलिए किया क्योंकि वो एक महिला रचनाकार की कलम से आया, इसलिए नहीं कि सिर्फ वही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कि जहाँ इतने पुरुष लिख रहे थे उसके बीच में कुछ महिलाओं ने वो काम किया, जैसे एक तरह के पुरुष क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया, और उतना ही उनकी प्रसिद्धि हुई, उतना ही उनका महत्व माना गया जितना उनके समय के पुरुष रचनाकारों। एक सवाल और करना चाहूँगी कि जो चयन आपने किया, तो इसका क्या मानदंड आपके मन में था, क्या आधार था? आधार पहले बना करके तब चयन नहीं किया जाता। पुस्तकें आप पढ़ते हैं और फिर बाद में आपको लगता है कि उस पुस्तक ने प्रभावित किया या नहीं किया। तो ये मैंने नाम उस दृष्टि से लिए कि जिन पुस्तकों का मेरे ऊपर काफ़ी समय तक प्रभाव रहा, मैंने जो आपको याद रह जाएं, जिनको आप भूल ना सकें। इतने साल के बाद आप सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, 20 साल हो गए इन पुस्तकों को पढ़े हुए, और इस बीच में बहुत पुस्तकें पढ़ी, लेकिन उन सब के नाम तो याद नहीं है। इन्हीं पुस्तकों के नाम याद हैं, क्योंकि जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में स्टैंड आउट, ये अलग निकल के आती हैं जी, और जिसको भुलाए ना भूले, लगभग उस तरह से वो निकल करके आती हैं। तो ये इतना समय बीत गया, और कभी कभी पढ़ती मैं अब भी बहुत हूँ, और तमाम किताबें पढ़, अब ये जो इधर लोग लिख रहे हैं जिनमें ममता कालिया हैं, मैं महिला रचनाकारों की बात कर रही हूँ, मैं मृदुला गर्ग हैं, उनकी बहन थी मंजुल भगत जी, खासा अच्छा लिखती थी। उषा प्रियमवदा तो हैं ही, अलका सरावगी हैं, अपनी एक रचना से अलका सरावगी की बड़ी प्रसिद्धि हुई। तो इस तरह से लोग बहुत हैं, लेकिन फिर भी आप जब स्मृति में, ये थोड़ा हो सकता है आपको लगे कि मेरा सोचने का ढंग पुराना है, पुरानी पीढ़ी से मेरा संबंध है, लेकिन अगर आपसे अचानक कोई पूछे तो मुझे अलका सरावगी की रचना याद नहीं आएगी। सूची को बढ़ाएं तो रचना वो याद आएगी, जिनका प्रभाव आपके मन पर पड़ जाए और फिर निकले नहीं, याद करने के बतौर तुरंत वही किताबें याद आएँ आपको, उनको मैं महत्वपूर्ण मानती हूँ। तो इस दृष्टि से क्या इन 5 पुस्तकों को आप हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाएं मानेंगी? कालजयी बहुत बड़ा शब्द है, अंग्रेजी के क्लासिक का अनुवाद है, तो सब तो क्लासिक्स नहीं माने जा सकते। लोकप्रिय पुस्तकें या महत्वपूर्ण पुस्तकें, या जिन्हें समूचे हिंदी साहित्य के एक युग को समझने के लिए ज़रूरी पुस्तकें कहें, वो तो हो सकती हैं ये, लेकिन क्लासिक्स कहने के लिए थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। मसलन आपका बंटी
बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। उस ज़माने में उस समस्या को उठा करके लिखी नहीं जा रही थी किताबें, लेकिन अगर कोई कहे कि वो क्लासिक है। चलिए इस बात पे कम से कम सहमत हो लें कि ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। महत्वपूर्ण पुस्तक उतनी ही पुस्तक उतनी ही महत्वपूर्ण जितनी मित्रों मरजानी है। हाँ। हिंदी साहित्य में उसका स्थान है। और अलग अलग समस्याओं को लेकर देखिए ना, ये जो बहुत लिखा जा रहा है, इतना लिखा जा रहा है कि पढ़ना मुश्किल है, लेकिन तुरंत पकड़ती हैं किसी ऐसी ख़ास समस्या को लेकर के जो समाज की बड़ी जीवंत समस्या है और जिस पर बहुत लिखा नहीं गया। डॉक्टर जैन, क्या इन रचनाओं की पठनीयता ने भी एक रोल अदा किया इनकी लोकप्रियता में? जाहिर है, क्योंकि अगर पठनीय ही नहीं होगी रचना तो वो लोकप्रिय कैसे होगी? लेकिन क्या पठनीयता और लोकप्रियता एक पुस्तक के साहित्यिक स्थान या उसके साहित्यिक योगदान का आधार हो सकते हैं? नहीं, लोकप्रियता का आधार तो है कि भाई बहुत लोकप्रिय है, बहुत प्रचलित है, लेकिन हर चीज़ जो लोकप्रिय होती है वो स्थायी महत्व की नहीं होती। प्रचलन की दृष्टि से महत्व की होती है, स्थायी महत्व की नहीं होती। मसलन आपको उदाहरण दूँ मैं, लेकिन फिर वो भाषा का सवाल भी थोड़ा उठेगा कि अगर कोई कहे कि हिंदी साहित्य को या हिंदी जगत के मिजाज को या उसके ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए कौन सी पुस्तकें हैं, तो हमें फिर उन भाषाओं की तरफ जाना पड़ेगा जिनसे खड़ी बोली निकली है, और तब आप रामचरितमानस की उपेक्षा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सूरदास की उपेक्षा नहीं कर सकते। और अगर आपको निरंतरता में समझना है कि हिंदी मध्य युग से लेकर अब तक कैसे किस यात्रा से गुजरी है, तो थोड़ा बहुत रीतिकाल को भी टटोलना पड़ेगा। बिहारी के दोहे, फिर तो हमें हाँ, तकरीबन इतिहास में जो हर युग का महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसको उठाना पड़ेगा अगर आप निरंतरता में समझना चाहते हैं। फिर तो हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास खपाना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में आज के लिए इतनी ही बातचीत काफ़ी है। डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। cineinc.com